हेलो डियर व्यूवर्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली ए जुडिशरी जोन। इस सेशन में आप लोग पढ़ेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। आप लोगों को बता दूं कि इस एक्ट में 2 बार संशोधन हुए हैं, एक 2013 में तथा एक बार 2019 में। मैं इन संशोधनों के साथ आप लोगों को बताऊंगी। जैसा कि पॉक्सो एक्ट अब लगभग सभी जुडिशरी एग्जाम व एपीओ एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने राजस्थान एपीओ एंड जुडिशरी के अन्य माइनर एक्ट को भी कवर कराया है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनकर सभी वीडियो को सीक्वेंस से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आने वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एबी जुडिशरी जोन। अब देख लेते हैं कि इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं। देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले इसका नाम पढ़ लेते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012। अधिनियम संख्यांक है इसका 32। ये सब जो पॉइंट है ये प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं ये कब से लागू है, तो यह 14 दिसंबर 2012 से लागू है तथा 19 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी इस एक्ट को। अब इसमें 2 संशोधन कौन से हुए हैं उनके नाम देख लेते हैं। यौन अपराध से बाल संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, जो कि 16 जनवरी 2019 से लागू है। ये भी डेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर कि कब से लागू है यह संशोधन। और दूसरा है दांडिक विधि संशोधन अधिनियम, जो 2013 में हुआ था, उसके भी प्रावधान इसमें है, तो यह 3 फरवरी 2013 से लागू है। अब पढ़ लेते हैं आगे। अधिनियम का उद्देश्य क्या है। अधिनियम का उद्देश्य मेंस के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पढ़ लेते हैं इसको एक एक। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि याद करने में आसानी हो। देख लेते हैं। लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण। नेक्स्ट है बालकों के विरुद्ध किए गए अपराधों का विचारण करने के लिए न्यायालयों की स्थापना करना। नेक्स्ट है बालकों से संबंधित अपराधों और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करना। अगला है संविधान के अनुच्छेद 15(3) के उपबंधों को प्रभावी बनाना। अब अनुच्छेद 15(3) में क्या दिया गया है कि राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की अनुमति देता है यह अनुच्छेद 15(3). आगे देख लेते हैं। बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जैसे जघन्य अपराध को रोकना। नेक्स्ट है बच्चे के शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना। एंड नेक्स्ट है बालक के निजता और गोपनीयता को सुरक्षित रखना। आप लोग इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे। एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले में क्या दे रखा है कि किसी भी बालक का लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के लिए संरक्षण करना, सुरक्षा करना। और नेक्स्ट में दे रखा है जब ऐसे बालक के विरुद्ध कोई अपराध कर लिया जाता है, यानी कि उसके विरुद्ध या तो कोई लैंगिक हमला किया गया है या फिर लैंगिक उत्पीड़न किया गया है या फिर अश्लील साहित्य उसके द्वारा दिखाया गया है, तो किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके विचारण के लिए न्यायालय की स्थापना की जाएगी। आगे पढ़ लेते हैं। जो भी बालक से संबंधित अपराध है और उनसे आनुषंगिक अपराध है उनके विषय में उपबंध करेगा यह अधिनियम। और जो दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 15(3) में कि राज्य को पावर है कि वह स्त्री और बालक के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, वह भी है यहाँ पे। और नेक्स्ट है बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जैसे जघन्य अपराध को रोकना। और नेक्स्ट है किसी भी बच्चे के शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना और बालक की निजता और गोपनीयता को सुरक्षित रखना। आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्मित बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय पर भारत ने 11 दिसंबर 1992 को हस्ताक्षर किया था। ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये सभी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि इस एक्ट में, इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं तथा कौन से अध्याय में क्या प्रावधान किया गया है और कौन से धारा में क्या प्रावधान किया गया है। पढ़ लेते हैं अध्याय। टोटल अध्याय इसमें 9 है और टोटल सेक्शन जो है, धाराएँ जो है 46 हैं। सबको डिटेल में अच्छे से देखेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में प्रारंभिक दे रखा है, इसकी धारा 1 से 2 है। जैसा कि अधिनियम में दिया रहता है अक्सर कि पहले अध्याय में प्रारंभिक ही होता है और सेक्शन 1 और 2 में परिभाषाएं और शॉर्ट टाइटल दिया होता है, नेम दिया होता है। आगे पढ़ लेते हैं। अध्याय 2 इसमें दिया है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, जो कि धारा 3 से 12 तक है। नेक्स्ट है 3 में अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और दंड, धारा 13 से 15।
अध्याय 4 में है दुष्प्रेरण और प्रयत्न, धारा 16 से 18। अध्याय 5 में है मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया, धारा 19 से 23। अध्याय 6 में है बालकों के कथन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया, धारा 24 से 27। धारा 7 में है विशेष न्यायालय, धारा 28 से 32। एंड धारा 8 में है विशेष कोर्ट की प्रक्रिया और शक्तियाँ तथा साक्ष्य का अभिलेखन, जो कि धारा 33 से 38 तक दिया हुआ है। और लास्ट चैप्टर है 9। इसमें प्रकृति दे रखा है, जिसमें धारा 39 से लेकर के 46 तक दे रखा है। अब इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। अध्याय 1 में प्रारंभिक, अध्याय 2 में बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, अध्याय 3 में अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग आ जाएगा और इसके लिए दंड आ जाएगा। अध्याय 4 में दुष्प्रेरण और प्रयत्न, अध्याय 4। अध्याय 5 में है मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया, अध्याय 6 में है बालकों के कथन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया, अध्याय 7 में विशेष न्यायालय आ जाएगा, अध्याय 8 में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ आ जाएंगी तथा साक्ष्य का अभिलेखन आ जाएगा, और अध्याय 9 में आ जाएगा प्रकीर्णन। अब यहाँ कुछ परसेंट आप लोग को याद हो गया होगा, 1-2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब धारा 1 से पढ़ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले धारा 1, इसका संक्षिप्त नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जैसा कि आपको पता है। विस्तार है इसका संपूर्ण भारत पर और प्रारंभ है इसका 14 दिसंबर 2012 से। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2। धारा 2 में 2 उपधाराएं दे रखी हैं। उपधारा 1 में परिभाषाएं दे रखी हैं और उपधारा 2 में इसके अन्य प्रावधान किए गए हैं। और ये जो परिभाषाएं हैं, इसमें परिभाषाएं ए से लेकर के एम तक दे रखी हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो सभी धाराएं हैं लगभग सभी का दे रखा है कि इसका इस धारा से तात्पर्य है। तो कुछ धारा ही हैं जिनको डिफाइन किया गया है डिटेल में, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सी धारा तो 2 है ही, लेकिन कौन से उसके खंड में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। तो पढ़ लेते हैं। धारा 2A में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, और इसका दे रखा है क्या डिफाइन किया गया है इसमें, बस इतना दे रखा है कि इसका जो धारा 5 में अर्थ है वही अर्थ ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में या जो धारा 5 हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से याद हो जाएगा। आगे है 2B में गुरुतर लैंगिक हमला दे रखा है। ए में दे रखा है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और बी में दे रखा है केवल लैंगिक हमला। तो यहाँ से अलग हो जाएगा डिफरेंट, तो याद हो जाएगा। और इसमें कह दिया गया है कि जो धारा 9 में इसका तात्पर्य है उसका वही अर्थ ले लिया जाएगा। तो यहाँ याद हो गया 2। ए में क्या है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और बी में है गुरुतर लैंगिक हमला। आगे पढ़ लेते हैं 2C में सशस्त्र बल या सुरक्षा बल। अब सशस्त्र बल और सुरक्षा बल को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है, यानी कि जितने आर्मी वगैरह हो जाते हैं, आरपीएफ के जो फोर्स हो जाते हैं और पुलिस बल हो जाती है, ये सभी इसमें आ जाएंगे सशस्त्र बल और या फिर सुरक्षा बल में। अब याद हो गया होगा आप लोगों को। 2A में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, 2B में गुरुतर लैंगिक हमला, 2C में सशस्त्र बल या सुरक्षा बल। अब देख लेते हैं 2D में बालक को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि 18 साल से कम आयु का बालक अभिप्रेत है, यानी कि जितने भी बच्चे 18 साल से कम हैं वे यहाँ पे आ जाएंगे इस एक्ट के तहत। तो यहाँ पे 2D में दे रखा है बालक की परिभाषा। आगे पढ़ लेते हैं 2DA, इसको संशोधन किया गया है 2019 के द्वारा। पढ़ लेते हैं इसको, बाल अश्लील लेखन। अब बाल अश्लील लेखन को डिफाइन किया गया है, देख लेते हैं। बाल यौन का चित्रण करना, वीडियो या कंप्यूटर से छाया चित्र प्रकट करना, ये सब आ जाएगा बाल अश्लील लेखन में। तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। बाल यौन का चित्रण करना, वीडियो या कंप्यूटर से उसका छाया चित्र प्रकट करना। आगे पढ़ लेते हैं 2E में घरेलू संबंध को डिफाइन किया गया है और इसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2C का अर्थ। अब यहाँ पे 2C में क्या है पढ़ लेते हैं। 2 व्यक्ति जो साझे में निवास करते हैं या रहे हैं पहले एक दूसरे के साथ, या विवाह या फिर दत्तक के माध्यम से जुड़े हों, या फिर जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार में हो, तो ये सब हो जाएगा घरेलू संबंध। आगे पढ़ लेते हैं 2F में प्रवेशन लैंगिक हमला आ जाएगा, जो कि इसमें कहा गया है कि इसका तात्पर्य धारा 3 का अर्थ होगा। अब इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं F तक। 2A में है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, 2B में है गुरुतर लैंगिक हमला,
इसमें प्रवेशन है बस, और इसमें केवल लैंगिक हमला है। और 2C में है सशस्त्र बल या सुरक्षा बल, 2D में है बालक, 2DA में है बाल अश्लील लेखन, 2E में है घरेलू संबंध, और 2F में है प्रवेशन लैंगिक हमला। आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2G में देख लेते हैं क्या है। 2A में विहित की परिभाषा दे रखी है, और विहित की परिभाषा हर अधिनियम में एक ही दे रखी है। क्या दे दिया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। यही डेफिनेशन जो है एक लाइन का हर अधिनियम में दे रखा है, तो आप लोग को याद ही होगा। आगे देख लेते हैं 2H धार्मिक संस्था। इसका वही अर्थ है जो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 में है। यहाँ पे कुछ अलग से डेफिनेशन नहीं है, बस ये कहा गया है कि इसका वही अर्थ हो जाएगा जो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 में दे रखा है। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2I। इसमें दे रखा है लैंगिक हमला, और लैंगिक हमला का कोई डिफिनेशन नहीं दिया है, बस ये कहा गया है कि जो धारा 7 में वर्णित है वही इसका अर्थ हो जाएगा लैंगिक हमला का। तो इसका बस नंबर याद रखना है कि 2I में लैंगिक हमला को दे रखा है। अब पढ़ लेते हैं 2J में लैंगिक उत्पीड़न दे रखा है, और इसको भी कहा गया है कि जो धारा 11 में प्रावधान है वही इसका तात्पर्य हो जाएगा। तो 2J हो गया लैंगिक उत्पीड़न। और 2K में है साझी गृहस्थी। पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय रह चुका है। यानी कि यहाँ पे साझी गृहस्थी में क्या आ जाएगा कि जो भी व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में होता है, रिश्तेदार होता है, वह हो जाएगा, या फिर किसी समय रह चुका है वहाँ पे बालक के साथ, तो वो आ जाएगा साझी गृहस्थी में। आगे पढ़ लेते हैं 2L। इसमें दे रखा है विशेष न्यायालय, और विशेष न्यायालय में कहा गया है कि जो धारा 28 में प्रावधान है वही अभिप्रेत है इसका। और नेक्स्ट है M में विशेष लोक अभियोजक, और इसमें भी कहा गया है कि धारा 32 में लोक अभियोजक दिया गया है, तो जो भी उसका तात्पर्य है यहाँ पे उसका लोक अभियोजक का तात्पर्य हो जाएगा। तो अब पढ़ लेते हैं इसको, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2G में है विहित, 2H में है धार्मिक संस्था, 2I में है लैंगिक हमला, और 2J में है लैंगिक उत्पीड़न, 2K में है साझी गृहस्थी, 2L में है विशेष न्यायालय, 2M में है विशेष लोक अभियोजक। आप लोग इसको एक दो बार और रीड कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, देख लेते हैं इसको। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। आगे पढ़ लेते हैं धारा 3। धारा 3 में क्या दे रखा है, केवल प्रवेशन। एक यहाँ पे चीज़ दे रखा है कि जो अध्याय 2 है, अध्याय 1 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रारंभिक उपधाराएँ थी, इसमें धारा 2 में का उपधारा 2 अभी बचा हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पे है उपधारा 2, उन शब्दों का और पदों का जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किंतु IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता, CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, किशोर न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित है, तो वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं और अधिनियमों में है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि इस अधिनियम में जो भी शब्द परिभाषित नहीं है, और यदि वह IPC, CRPC या फिर किशोर न्याय बाल देखभाल संरक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 में परिभाषित है, तो उनका वही अर्थ मान लिया जाएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 यहाँ पे है, इसमें क्या है, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। इसको क्या किया गया है, इसको 5 भागों में बांट दिया गया है। पढ़ लेते हैं इसको। A में दे रखा है प्रवेशन लैंगिक हमला और दंड, जो कि धारा 3-4 में है। B में दे रखा है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और दंड, जो कि धारा 5 और 6 में है। C में दे रखा है लैंगिक हमला और दंड, जो कि धारा 7 और 8 में है। और D में है गुरुतर लैंगिक हमला और दंड, जो कि धारा 9 और 10 में है। और E में दे रखा है लैंगिक उत्पीड़न और दंड, जो कि धारा 11 और 12 में है। तो क्या हो गया यहाँ पे, A में हो गया प्रवेशन लैंगिक हमला, और B में हो गया गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। बस कितना यहाँ पे डिफरेंस है कि इसमें प्रवेशन लैंगिक हमला है A में, और B में है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ठीक, केवल गुरुतर वर्ड को बढ़ा दिया गया है B में। C में है लैंगिक हमला और D में है गुरुतर लैंगिक हमला। तो यहाँ पे भी कुछ याद नहीं करना है, बस डिफरेंट क्या है कि C में दे रखा है लैंगिक हमला और D में है गुरुतर लैंगिक हमला। E में दे रखा है लैंगिक उत्पीड़न और दंड। अब पढ़ लेते हैं धारा 3। धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला को डिफाइन किया गया है,
और इसका डेफिनेशन वाला जो पार्ट है यहाँ से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बना नहीं है। आप लोग बेयर एक्ट से एक बार रीड कर लेते हैं, लेकिन इसके दंड ज़रूर पूछे गए हैं। यहाँ पे मैंने दंड लिख दिया है। अब पढ़ लेते हैं कि प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड क्या होगा। जैसा कि धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला का डेफिनेशन दिया गया है और 4 में क्या दिया गया है, उसका दंड दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं धारा 4 और इसका दंड। और जो भी ये दंड है ये सभी 2019 में जो संशोधन हुए हैं उनके द्वारा संशोधित किए गए हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या दंड दिया जाएगा प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए। 10 साल का कारावास हो सकता है या फिर उसको बढ़ा करके आजीवन कारावास किया जा सकता है, और जुर्माना। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, और जुर्माना है, प्लस जुर्माना है, या जुर्माना नहीं है। यानी कि उसको या तो 10 साल का कारावास या फिर आजीवन कारावास या और फिर जुर्माना भी साथ में लगेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे अमेंड की गई है 2019 के द्वारा कि 16 साल से कम के बालक पर यदि प्रवेशन लैंगिक हमला कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए सज़ा बढ़ा दी गई है। उसके लिए सज़ा क्या है, 20 साल से लेकर के आजीवन कारावास हो सकती है और जुर्माना। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। सबसे पहले तो वैसे कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा किसी बच्चे पर तो उसको 10 साल का कारावास दिया जाएगा और उसको बढ़ा करके आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और साथ में जुर्माना होगा। और यदि कोई बच्चा 16 वर्ष से कम है और उस पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसकी अवधि बढ़ा दी गई है 20 साल से लेकर के लाइफ टाइम, यानी कि आजीवन कारावास हो सकता है और प्लस जुर्माना है यहाँ पे, साथ में जुर्माना भी होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ लेते हैं। बी में दे रखा है धारा 5। धारा 5 में है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और दंड। अब एग्जाम में क्या करता है कि कैटेगरी आधार ग्राउंड बता देता है कि कौन से क्या क्या आ जाएंगे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक में। तो इसको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक, किनको माना जाता है। देख लेते हैं धारा 5 को। यहाँ से देख लेते हैं धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब किसको कहा जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, पढ़ लेते हैं। बेयर एक्ट में काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में दे रखा है और मैंने काफ़ी आसान भाषा में इसको यूज़ किया है, यहाँ पे लिखा है। तो आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ आ जाएगा एक ही बार में। पढ़ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। ए में दे रखा है पुलिस अधिकारी होते हुए, यानी कि जब कोई पुलिस अधिकारी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वह आ जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में। इसके ग्राउंड पढ़ लेते हैं। पुलिस अधिकारी होते हुए पुलिस थाने या ऐसे परिसर में जहां उसकी नियुक्ति हुई है, किसी या फिर किसी अन्य थाने के परिसर में, या अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, यानी कि जो भी उसके कर्तव्य दिए गए हैं उनमें, या अन्यथा जहां वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात है या उसकी पहचान की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। यानी कि जब कोई पुलिस अधिकारी है और जहाँ पे जिस परिसर में या फिर थाने में उसकी नियुक्ति की गई है या फिर किसी अन्य थाने में भी, और अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, और वहाँ पे वह पुलिस के रूप में ज्ञात है, कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वो आ जाएगा कहाँ पे, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में। अब देख लेते हैं बी में है सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए ऐसे क्षेत्र के सीमाओं के भीतर जिसमें वह तैनात है या सशस्त्र बलों की अधिकारिता के क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा वह ऐसे सदस्य के रूप में ज्ञात हो या पहचान की गई हो। यानी कि सशस्त्र बल में क्या आ जाएगा, जो भी आर्मी वाले लोग होते हैं, आरपीएफ वाले लोग होते हैं और जो भी अन्य सैनिक होती है, सेना वाला दल, तो वो सब आ जाएंगे यदि उनका फोर्स का कोई भी सदस्य है और अपने सीमाओं के अंदर, जो भी उसको सीमा जहाँ पे वह तैनात है और या फिर उसके अधिकारिता क्षेत्रों में या फिर अपने कर्तव्य के अनुक्रम में, और वह ज्ञात है कि वह व्यक्ति सशस्त्र बल का है, कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है किसी बालक पर, तो वह आ जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में। आगे पढ़ लेते हैं। सी में है लोक सेवक होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। लोक सेवक का डेफिनेशन आईपीसी में आप लोग पढ़े होंगे, धारा 21 में। आगे देख लेते हैं। डी में है, यहाँ पे 3 चीज़ क्लियर हो गया। पहला तो पुलिस अधिकारी करेगा या फिर सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य करेगा, और तीसरा लोक सेवक करेगा। आगे पढ़ लेते हैं डी में, जब जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह तथा अभिरक्षा या देख रेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंधक, यानी कि जो वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वह, या फिर वहाँ का कोई कर्मचारी प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वह आ जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के अंतर्गत। यानी कि कोई जेल है या फिर प्रतिप्रेषण गृह है, संप्रेक्षण गृह है, अभिरक्षा यानी कि कस्टडी
और देखरेख और संरक्षण का कोई भी जो हेड है और या फिर वहाँ का कोई कर्मचारी है वह करता है प्रवेशन लैंगिक हमला, तो वह आ जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में। या डी में दे रखा है, ई में है किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल का प्रबंधक या कर्मचारी उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो आ जाएगा कहाँ पे, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में। यानी कि ई में है सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई भी प्रबंधक, डायरेक्टर या फिर कर्मचारी। और एफ में है जब शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए उसमें बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वह हो जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। एफ में क्या है, शैक्षणिक संस्था यानी कोई भी कॉलेज हो जाता है या फिर यूनिवर्सिटी हो जाती है या फिर कोई धार्मिक संस्था है, उसका प्रबंधक और कर्मचारी जब करेगा तो वह हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं जी में, जो कोई सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जी में क्या दे रखा है, सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला। पढ़ लेते हैं, स्पष्टीकरण दे रखा है इसमें एक, देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे दायी होगा, यानी कि जो भी व्यक्ति सामूहिक प्रवेशन लैंगिक करेगा उसमें प्रत्येक व्यक्ति ऐसे दायी होगा मानो वह अकेले ही वह अपराध किया हो, यदि सामान्य आशय से किया गया है। यानी कि यदि उनका सामान्य आशय होगा तो सभी व्यक्ति वैसे दायी होंगे जैसे कि उसने अकेले ही वह सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया है। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं। इसकी थोड़ी सी लंबी प्रावधान है धारा 5 में, अक्सर देख करके बेरैक में बोर फील होता है कि कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान से एक एक करके समझते जाइए, याद हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। 2H, जो कोई घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह आ जाएगा किसमें, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में। यानी कि H में है घातक आयुध से करेगा या फिर अग्नायुध से, कोई हथियार से करेगा या फिर गर्म पदार्थ से या संक्षारक पदार्थ से कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वह हो जाएगा। आई में दे रखा है, जो कोई घोर उपहति या शारीरिक क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह भी आ जाएगा। जे में दे रखा है, जो कोई ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त हो जाए, अस्थायी या अस्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है, या फिर बालिका की दशा में वह गर्भवती हो जाती है, बालक विषाणु या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रसित हो जाता है, या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या फिर यहाँ पे इतने ग्राउंड दे रखे हैं कि जो कोई ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे क्या हो जाता है कि बालक शारीरिक या फिर मानसिक रूप से अशक्त हो जाता है, या फिर वह अस्थायी या अस्थायी रूप से नियमित कार्य डेली का वर्क अपना नहीं कर पाता है, या फिर यदि कोई बालिका है तो उस दशा में वह गर्भवती हो जाती है और बालक विषाणु यानी कि वायरस या फिर अन्य प्राणघातक रोग से संक्रमित हो जाता है, या फिर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। आगे पढ़ लेते हैं। के में दे रखा है, जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति, बच्चा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अशक्त है तो उसका लाभ उठाते हुए कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, तो वह हो जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। एल में है, जो कोई उसी बालक पर बार बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। और एम में है, जो कोई 12 साल से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वह हो जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। आगे पढ़ लेते हैं। एन में है, जो कोई बालक को रक्त, दत्तक या विवाह द्वारा बालक से संबंधित हो, या संरक्षकता द्वारा या पोषण या देखभाल करने वाला नातेदार, या बालक के माता पिता से संबंध रखने वाला, या बालक के साथ गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वह हो जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। यानी कि एन में क्या दे रखा है कि जब कोई व्यक्ति है जो रक्त से, दत्तक द्वारा या फिर विवाह द्वारा बालक से संबंधित है, या फिर उनके माता पिता से संबंधित है, और या फिर उसके साथ घर में रह रहा है, तो वह करेगा प्रवेशन लैंगिक हमला, तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला मान लिया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं। ओ में है, बालक को सेवा प्रदान करने वाले किसी संस्था के स्वामी या फिर प्रबंधक या फिर कर्मचारी द्वारा बालक का प्रवेशन लैंगिक हमला करने वाला व्यक्ति करता है, तो क्या हो जाएगा, वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक में हो जाएगा। यानी कि कोई भी जो बालक को सेवा प्रदान किया जाता है उसका स्वामी, प्रबंधक, कर्मचारी करेगा, तो आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। पी में दे रखा है, बालक के न्यासी या फिर प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक के किसी संस्था या घर या किसी अन्य स्थान पर बालक का प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। यानी कि कोई बालक
का न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया है या फिर प्राधिकारी के रूप में, तो वह अगर करता है प्रवेशन लैंगिक हमला तो आ जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में। आगे पढ़ लेते हैं। क्यू में है जो कोई यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वह भी आ जाएगा। आर में है जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और उसकी हत्या करने का प्रयत्न करता है, तो वह भी आ जाएगा। आगे है यस में जो कोई सामुदायिक अथवा सांप्रदायिक हिंसा अथवा समान परिस्थितियों में के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वह हो जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, और यह 2019 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आगे पढ़ लेते हैं। टी पूर्व दोष सिद्धि होते हुए पुनः बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, तो वह भी आ जाएगा। यू में है जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करके उसे सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करता है या फिर प्रदर्शन करता है, तो वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। फास्ट इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ए में है यदि कोई पुलिस अधिकारी करेगा। बी में है सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य करेगा। सी में है लोक सेवक होते हुए करेगा। डी में है जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण का कोई भी प्रबंधक, डायरेक्टर या फिर कर्मचारी करेगा। ई में है किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई प्रबंधक या कर्मचारी करेगा। एफ में है जब शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था का कोई प्रबंधक कर्मचारी करेगा। जी में है जो कोई सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। एच में है जो कोई घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा। आई में है जो कोई घोर उपहति या शारीरिक क्षति करते हुए करेगा प्रवेशन लैंगिक हमला। जे में है जो कोई ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा जिससे क्या हो जाएगा कि बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त हो जाएगा, अस्थायी या अस्थायी रूप से अशक्त हो जाएगा, या फिर बालिका है कोई तो वह गर्भवती हो जाएगी, या फिर कोई भी बालक विषाणु यानी वायरस से या फिर अन्य किसी रोग से ग्रसित हो जाएगा, या फिर बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। आगे है के में है जो कोई मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए करेगा। एल में है यदि उसी बालक पर बार बार प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा। और एम में है जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे पर करेगा लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला। एन में है जो कोई रक्त द्वारा या फिर दत्तक या फिर विवाह द्वारा बालक से संबंधित है या फिर उसके माता पिता से संबंधित है या फिर उसके साथ घर में रह रहा है, वह व्यक्ति करेगा। ओ में है बालक को सेवा प्रदान करने वाले किसी संस्था के स्वामी द्वारा या फिर प्रबंधक द्वारा या फिर कर्मचारी द्वारा बालक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाएगा। पी में है बालक के न्यासी या फिर प्राधिकारी के पद पर होते हुए किया जाएगा या फिर किसी संस्था या घर या किसी अन्य स्थान पर किया जाएगा। अगला है क्यू जो कोई बालक यदि गर्भ से है तो उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा। आर में है जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और उसकी हत्या करने का प्रयत्न करेगा, वह भी आ जाएगा। अगला है यदि कोई सामूहिक अथवा सांप्रदायिक हिंसा या फिर समान परिस्थितियों के दौरान बालक पर करता है प्रवेशन लैंगिक हमला, तो वह हो जाएगा। टी में है पूर्व दोष सिद्ध होते हुए फिर से वही प्रवेशन लैंगिक हमला करता है बालक पर, तो फिर वो भी हो जाएगा। और नेक्स्ट है जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करके उसे सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करता है, प्रदर्शन करता है, तो वह आ जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के अंतर्गत। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। आगे पढ़ लेते हैं कि इसके लिए यानी कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड क्या है, देख लेते हैं। मैंने बहुत शार्ट में इसको लिखा है ताकि जल्दी से याद हो जाए। धारा 6 में दिया गया है यदि कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो उसको क्या मिलेगी सज़ा, तो उसको 20 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक का दंड से दंडनीय किया जा सकता है और जुर्माना से या फिर उसको मृत्यु की सज़ा भी दी जा सकती है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए 20 साल से लेकर के आजीवन कारावास और जुर्माना हो जाएगा या फिर मृत्यु की सज़ा दी जा सकती है। अब आगे पढ़ लेते हैं। सी में दे रखा है लैंगिक हमला और दंड। तो लैंगिक हमला का परिभाषा दे रखा है धारा 7 में और 8 में दे रखा है उसके लिए दंड। पढ़ लेते हैं क्या है। धारा 7 में है लैंगिक हमला, देख लेते हैं। जो कोई लैंगिक आशय से बालक को स्पर्श करता है या फिर बालक से स्पर्श कराता है या कोई अन्य कार्य करता है तो उसे लैंगिक हमला माना जाएगा। बस यहाँ पे कुछ ग्राउंड से स्पर्श करता है या फिर कराता है या फिर अन्य कोई कार्य करता है तो आ जाएगा लैंगिक हमला के अंतर्गत। और इसके लिए दंड क्या है, 3 साल से लेकर के 5 साल तक का हो सकता है और जुर्माने से दंडनीय होगा। बार बार रिवीजन करने से वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, पढ़ लेते हैं इसको। डी में गुरुतर लैंगिक हमला और दंड जो कि दे रखा है धारा 9 और 10 में
धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है। और गुरुतर लैंगिक हमला का जो ग्राउंड है सेम वही ग्राउंड है जो अभी हम लोगों ने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का धारा 5 में पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेम ग्राउंड है धारा 5 का, तो आप लोग वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ग्राउंड आधार धारा 5 में दे रखे हैं कि वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा, वही इसमें ग्राउंड दे रखे हैं कि उन्हीं ग्राउंड के आधार पर गुरुतर लैंगिक हमला माना जाएगा। इसका दंड अलग है तो दंड पढ़ लेते हैं। धारा 10 में इसका दंड दिया गया है और इसका दंड क्या है, 5 साल से लेकर के 7 साल हो सकता है और जुर्माना है। इसलिए मैं इस पर बार बार फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये जुडिशरी एग्ज़ाम, राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम में पूछ दिया गया है कि या जुर्माना होगा या फिर और जुर्माना होगा। तो यहाँ पे जितने भी हैं इसमें प्लस जुर्माना है, यानी कि कारावास के साथ उसमें जुर्माना है। आगे पढ़ लेते हैं। ई में है लैंगिक उत्पीड़न और दंड, और इसके बारे में प्रावधान धारा 11 और 12 में है। देख लेते हैं इसको, लैंगिक उत्पीड़न देख लेते हैं। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न, निम्न कार्य लैंगिक उत्पीड़न में आ जाएगा। कौन कौन से कार्य आ जाएंगे पढ़ लेते हैं। लैंगिक आशय से कोई शब्द कहना या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करना, कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग इस आशय से प्रदर्शित करना कि बालक को दिखाई दे या सुनाई दे। नेक्स्ट है किसी बालक से उसके शरीर या उसके शरीर के किसी भाग को प्रदर्शित करवाना। और नेक्स्ट है अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना। नेक्स्ट है बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अंकीय या किसी अन्य माध्यम से निरंतर पीछा करना, देखना या संपर्क करना। नेक्स्ट है बालक के शरीर के किसी भाग का या लैंगिक कृत्य के अंतर्गत होने कि मीडिया के किसी माध्यम से उपयोग करने की धमकी देना। नेक्स्ट है अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देना या उसके लिए परितोषण देना आ जाएगा। यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रखा है और इसमें कह दिया गया है कि लैंगिक आशय जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है वह एक तथ्य का प्रश्न है, यानी कि उसको साबित करके बदला भी जा सकता है। इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से कोई शब्द कहेगा या फिर कोई ध्वनि या फिर अंग विक्षेप करेगा जिससे कि वह किसी बालक को दिखाई दे या फिर सुनाई दे, या फिर क्या करेगा कि उसके बालक के किसी शरीर के किसी भाग को प्रदर्शित करेगा, या फिर बालक को प्रारूप या फिर मीडिया या जैसे कि मोबाइल हो गया उस माध्यम से कोई वस्तु दिखाएगा, या फिर सीधे या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर किसी अन्य चीज़ से बार बार उसका पीछा करेगा या फिर देखेगा या फिर संपर्क करेगा। और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा कि लैंगिक कृत्य में अंतर्गत होने की मीडिया के किसी माध्यम से उपयोग करने की धमकी देगा, यानी कि बालक के शरीर के किसी भाग का या लैंगिक कृत्य में अंतर्गत है कोई बालक तो उससे क्या करेगा, ब्लैकमेल करेगा, धमकी देगा। और अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देगा या फिर परितोषण देगा, तो वह हो जाएगा लैंगिक उत्पीड़न। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके लिए प्रावधान है, दंड का प्रावधान है धारा 12 में। पढ़ लेते हैं। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड क्या हो जाएगा इसका, 3 साल तक का कारावास और जुर्माना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो बोर फील होगा। आप लोग पढ़ते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बनाऊंगी मैं वीडियो, इसका अगला पार्ट। और आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।